मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपवर्तन के बारे में, तो उसी को हम अब आगे बढ़ाएंगे। अपवर्तन आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। जाना था सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाके अपने पथ से भटक जाती है, मुड़ जाती है या विचलित हो जाती है, तो उस घटना क्या बोलते हैं? अपवर्तन। तो अपवर्तन की डेफिनेशन के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे हम अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन के नियम। तो देखो, अपवर्तन का पहला नियम है जो परावर्तन में पढ़े थे हमने, आपतित किरण। आपतित किरण किसे बोलते हैं? आने वाली किरण। अब परावर्तन में किरण परावर्तित हुई तो हमने बोला था परावर्तित किरण। यहाँ अपवर्तन में क्या होगी? अपवर्तित। तो क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, व अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या पहला नियम परावर्तन में क्या पढ़ा था हमने? आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ किरण का परावर्तन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? अपवर्तन। तो इसलिए परावर्तित की जगह कौन सी किरण आएगी? अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे होते हैं वह मैंने पहले भी समझाया था, अब फिर समझ लो। मान लो ये कोई कांच की पट्टी का ऊपर वायु, प्रकाश की किरण आई, और जब प्रकाश की किरण आएगी तो उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाके ऐसे मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ जाएगी वह हम आगे पढ़ेंगे। यह हमने क्या डाल दिया? लंब। तो लंब मैंने बताया था आपको, सतह पर वह बिंदु जहां आपतित, वहां पर परावर्तित किरण मिली थी, यहाँ अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण मिलती है, उस पर डाला गया लंब, अभिलंब। तो यह किरण कौन सी? आपतित किरण। यह क्या है? अभिलंब। यह किरण अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। तो यहाँ देख लो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ है? एक ही बिंदु पर। वही नियम है जो परावर्तन का था। बस अंतर क्या है? वहां परावर्तित किरण थी और यहाँ कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम यहाँ देखो, आपतन कोण, व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। एक स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी
कहते हैं। यह याद रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्नेल का नियम लिखिए। तो जो अपवर्तन का सेकंड रूल है वही स्नेल का रूल है। तो स्नेल का नियम अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहलाता है? स्नेल का नियम। स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इस नियम को इसके नाम पर, इसके सम्मान में क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। आप मैथ में पढ़ते होंगे ज्या। ज्या का क्या मतलब होता है? साइन। क्या मतलब होता है ज्या का? साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, ये आपने सबने पढ़े होंगे। तो ज्या का मतलब क्या होता है? साइन, साइन थीटा। तो आपतन कोण, आपतन कोण को क्या बोला था हमने? कोण आई। अपवर्तन कोण, वहां पर परावर्तन कोण को बोला था कोण आर। यहाँ अपवर्तन कोण को भी क्या बोलेंगे? कोण आर। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, रिफ्लेक्शन मतलब अपवर्तन, दोनों आर से बनते हैं, इसलिए अपवर्तन कोण को भी क्या बोलेंगे? आर। तो आपतन कोण में अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, मैंने आपको बताया था जहां भी अनुपात शब्द काम में आए वहां आप दोनों मानों को एक दूसरे के बटे में रखना है। तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण, आपतन कोण की ज्या तो साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, अनुपात का मतलब ये एक दूसरे के कैसे हैं? बटे में। तो साइन आई बटे साइन आर का अनुपात एक क्या होता है? स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब होता है स्थिर, स्थिर अंक, या क्या बोलते हैं इसको? नियतांक, नियतांक। स्थिरांक या नियतांक होता है। इसका मतलब है कि यदि स्थिरांक का मतलब समझो स्थिर प्लस अंक, अंक हमेशा स्थिर होगा। आप आपतन कोण का मान बढ़ाओगे तो अपवर्तन कोण का मान भी साइन थीटा के मान के रूप में उतना बढ़ेगा कि यह अंक कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। यदि किन्हीं माध्यमों के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का मान क्या अनुपात 1 है और उसके बाद हम यदि आपतन कोण का मान बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी साइन के अनुपात में इतना बढ़ेगा कि यह मान उसके बाद भी कितना आएगा? 1। यदि किसी माध्यम के लिए साइन आई बटे साइन आर का मान 1 है तो आप अब यदि आपतन कोण का मान बढ़ाओ, कम करो, कुछ भी करो, लेकिन इनके अनुपात हमेशा क्या आएगा? 1। यह हमेशा कैसा रहेगा? स्थिर। यदि यह 2 है तो यह 2 ही रहेगा। इस तरह का मतलब समझ में आया कि इनका मान बढ़ाओ या घटाओ यह अंक परिवर्तित नहीं होगा। एक का मान आप बढ़ाओगे तो दूसरे का मान भी उसी रूप में परिवर्तित होगा। आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण का मान भी परिवर्तित होगा। तो 2 नियम है अपवर्तन के। आपतितकरण, अपवर्तितकरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वही मतलब है एक ही बिंदु पर होते हैं। कैसे होते हैं यहाँ समझ लो। यह आपतितकरण जो पथ से विचलित हुई वह किरण कौन सी? अपवर्तितकरण। और जो दोनों जहां जिस बिंदु पर मिले उस पर डाला गया लंब अभिलंब। एक ही तल मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। वहां हमने पढ़ा था परावर्तन में आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यहाँ थोड़ा सा अंतर है। यहाँ आपतन कोण में अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। ज्या का मतलब साइन होता है। साइन आई आपतन कोण की ज्या, साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात बटे में। स्थिरांक मतलब स्थिर अंक। इनका मान बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो यह अंक कभी भी नहीं बदलेगा। तो आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। तो यह अपवर्तन के 2 नियम थे। एक बार फिर देख लो, परावर्तन की तरह ही है। आपतितकरण, अपवर्तितकरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, साइन आई बटे साइन आर, अनुपात मतलब बटे।
स्थिरांक होता है स्थिरांक, और इसको क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। यह क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि स्नेल का नियम रखिए। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो स्नेल का नियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, उसके सम्मान में इस नियम का नाम क्या रख दिया? स्नेल का नियम। तो यह हुए अपवर्तन के नियम। अब पढ़ेंगे हम अपवर्तन का कारण। अपवर्तन किस कारण होता है? अपवर्तन का कारण। तो देखो, अपवर्तन का मतलब क्या है? प्रकाश की किरण का अपने पथ से विचलित होना, अपने पथ से मुड़ जाना, अपने पथ से भटक जाना, क्या कहलाता है? अपवर्तन। तो क्या कारण है कि प्रकाश की किरण अपने पथ से भटक जाती है? वह अपने पथ से क्यों मुड़ जाती है? तो देखो, मैंने जब अपवर्तन की परिभाषा बताई थी तो उसमें एक जो कुछ पढ़ा था वो देखो। जब प्रकाश की किरण एक समांगी विसमांगी माध्यम, आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह क्या है? अपवर्तन की परिभाषा। अब देखो, इस परिभाषा से ही हमें कारण निकालना है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए अपवर्तन कहते किसे हैं। किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण का अपने पथ से विचलित होना। विचलित कब होगी? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। एक ही जगह रखे रखे अपने पथ से विचलित नहीं होगी। कब होगी विचलित? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। तो अब आप खुद सोचो, मान लो आप भाग रहे हो, आप दौड़ कर रहे हो, एक आप रोड पर भाग रहे हो, तो रोड पर क्या है? वायु। रोड पर क्या है? वायु। हम जब भाग रहे हैं तो हमें वायु को हटाना है। आपके सामने वायु आएगी, आपको वायु को पार करके आगे निकलना है। और दूसरा आपको बोल दिया जाए कि किसी तालाब में अंदर उसके पानी के अंदर भागना है, तो वहां पर वायु के स्थान पर क्या होगा? पानी। वायु के स्थान पर क्या होगा? पानी। तो अब आपको पानी को अपने सामने से हटाना है। अब क्या हटाना है? पानी। तो बताओ, दोनों कंडीशनों में, दोनों स्थितियों में आपके भागने पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपके भागने की जो स्पीड है, रफ्तार है, वो दोनों स्थितियों में समान रह सकती है क्या? यदि आप अपनी पूरी स्पीड से भागें, एक आपको रोड पर भागने के लिए कहा जाए जहां वायु है, आपको वायु को हटाकर आगे भागना है। दूसरा आपको बोल दिया जाए कि आप पानी में भागो और वहां पर पानी को हटाकर आपको आगे भागना है, तो दोनों स्थितियों में हमारी रफ्तार समान नहीं हो सकती। वही सेम कंडीशन किसके साथ है? प्रकाश की किरण के साथ। इसको भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना है, तो इसकी भी जो गति है वह समान नहीं रहती।
किसी स्थिति में गति बढ़ जाती है, किसी स्थिति में गति कम हो जाती है। जैसे कि यदि आपको बोला जाए कि सड़क से भागकर पानी में भागो, तो सीधी सी बात है, सड़क पर हमारी स्पीड कैसी होगी? ज्यादा, और पानी में हमारी स्पीड कैसी होगी? कम। तो हमारे वेग में क्या हुआ? कमी। तो हमारा वेग कम हो गया। यदि आपको पानी में भागने के बाद बोला जाए कि आप सड़क पर भागो, तो पानी में हमारी स्पीड कैसी? कम, और सड़क पर हमारी स्पीड कैसी? ज्यादा। तो हमारे वेग में क्या होगी? वृद्धि। तो वही कंडीशन यहाँ है। अब कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, उसके वेग में कमी होगी या वृद्धि होगी, यह तो माध्यमों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यह पक्की बात है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी, तो उसके वेग में क्या होगा? परिवर्तन। हो सकता है वेग बढ़ जाए या हो सकता है वेग कम हो जाए, लेकिन वेग में परिवर्तन होगा। क्योंकि हमें भी पता है कि यदि हमें भी अलग अलग स्थितियों में भागने के लिए बोला जाए, तो हमारी भी रफ्तार समान नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको अभी बताया था कि एक तो आप रोड पर भागो, एक पानी में भागो, तो पानी में स्पीड कम होगी और रोड पर ज्यादा होगी। उसी प्रकार प्रकाश की किरण है, एक माध्यम में इसकी स्पीड कम होगी और दूसरे में ज्यादा होगी। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वेग में क्या होगा? परिवर्तन। और परिवर्तन दोनों तरह से हो सकता है, गति बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो वेग में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के कारण या तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। दो तरह से परिवर्तन होता है इसके पथ में। वेग में परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन के बाद अब अपवर्तन का कारण पढ़ रहे हैं हम। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो ही अपवर्तन होगा, यह परिभाषा में लिखा हुआ है। पहले प्रवेश करती है, उसके बाद पथ से विचलित होती है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो ही अपवर्तन होगा। और यह हमारे अब समझ में आ चुका है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वेग में क्या होगा? परिवर्तन। वेग में क्या होगा? परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन होगा तो या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है, या अभिलंब से दूर हट जाती है, या अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखो आप, वेग में परिवर्तन हुआ तो पथ में परिवर्तन कैसे होगा? या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यह दो तरह से परिवर्तन होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब कब वह अभिलंब की ओर झुकेगी और कब वह अभिलंब से दूर हटेगी, यह भी देखो। जब प्रकाश की किरण, माध्यम में आपको दो प्रकार के पढ़ा चुका हूं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम किसे बोलते हैं? घना माध्यम। विरल माध्यम छिद्र माध्यम, जिसमें प्रकाश के कण पास पास हो वह सघन माध्यम, जिसमें प्रकाश के कण दूर दूर हो वह विरल माध्यम। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम। मान लो प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। वायु से कहां प्रवेश कर रही है? कांच में। अब वायु कैसा माध्यम? विरल माध्यम, हल्का माध्यम है, वायु के कण दूर दूर होते हैं। अब पहली बात तो आपको ये सोचनी है कि प्रकाश की किरण का वेग वायु में अधिक होगा या कांच में? वायु में प्रकाश की किरण का वेग अधिक होगा या कांच में? वायु में प्रकाश किरण का वेग कैसा होगा? अधिक। और जब वह वायु से किस में प्रवेश कर रही है? कांच में। तो देखो, यह कांच की पट्टी और यह ऊपर वायु। प्रकाश की किरण वायु से कहां जा रही है? कांच में। तो
तो वायु में वेग अधिक होगा और कांच में वेग कैसा हो जाएगा, कम। मैंने आपको बोला था वेग में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, या तो वेग बढ़ सकता है या वेग घट सकता है। तो वायु से कहाँ जा रही है, कांच में, तो वेग में क्या होगा, परिवर्तन। तो वायु में अधिक वेग है, कांच में कम वेग है। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसके वेग में क्या होगी, कमी। वायु में स्पीड अधिक होगी और कांच में स्पीड कम होगी। तो वेग में क्या हुई, कमी। अब जब वेग में कमी हो गई तो क्या होगा, थककर झुक जाएगी। क्या होगा, थककर झुक जाएगी। आपको बोला जाए सड़क से पानी में कूदा दिया जाए, अब पानी में भागो, तो आप बहुत जल्दी थक के वहीं पर झुक जाएंगे। तो ऐसे ही इसके साथ होगा कि यह भी जब वायु से कांच में जा रही है तो इसको भी अब कांच में गति करने में समस्या आएगी, तो यह भी क्या होगा, झुक जाएगी। तो यह अविलंब डाल दिया, इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ऐसे नहीं जाके ऐसे झुक जाएगी। तो याद रखना, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, यह आपको माध्यम देख के पता लगाना है कि वेग में कमी होगी या वृद्धि। और इतना कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं कि वायु में वेग अधिक होगा और कांच में वेग कम होगा, तो वेग में क्या होगी, कमी। और वेग में कमी हुई, इसका मतलब है अविलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि अब यहाँ से वह ज्यादा तेज गति से नहीं जा सकती, इसलिए इधर झुक जाएगी। अब यदि बोल दिया जाए कि प्रकाश की किरण, मान लो यह पानी है, क्या है, पानी, जल, नीचे क्या है, वायु। अब पानी से किसमें प्रवेश कर रही है, वायु में। बताओ पानी में स्पीड ज्यादा होगी या वायु में। प्रकाश की किरण की जो वेग है वह कहाँ ज्यादा होगा, पानी में या वायु में। सीधी सी बात है, वायु में ज्यादा होगा, पानी में कैसा होगा, कम। तब वह जब पानी से वायु में प्रवेश की तो ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन वेग में क्या होगा, वृद्धि। पानी की तुलना में वायु में अधिक तेजी से जाएगी, तो अधिक तेजी से जाएगी तो दूर हट जाएगी। तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, यह अविलंब है लेकिन अविलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि अब इसकी वेग में क्या हुई है, वृद्धि। वेग में कमी हुई तो दूर तो क्या जाएगी, अपने पथ पर भी नहीं जाके अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब वेग में वृद्धि हुई, हमें पता है पानी की तुलना में वायु में प्रकाश की किरण अधिक वेग से जाएगी, तो वेग में वृद्धि हुई तो यह और अधिक दूर भाग गई और अधिक दूर चले गई, तो अविलंब से कैसी हो जाएगी। तो यह कारण समझ में आना चाहिए, इसके आधार पर हम आगे जब प्रकाश अपवर्तन की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उन सबका कारण यही है, यह आपको समझ में आना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे कि सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, पेंसिल ऊपर उठी हुई क्यों दिखाई देती है, नींबू का आकार बड़ा क्यों दिखाई देता है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त क्यों दिखाई देता है। उन सबका कारण सेम है, बस हमारे समझ में ये आना चाहिए कि कौन सी स्थिति में प्रकाश की किरण एक किस माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, उसके वेग में क्या होगा और वेग में कैसे परिवर्तन होगा, तो उसके पथ में क्या परिवर्तन होगा। तो याद रखना है, यह तो हमें माध्यमों की तुलना करके पता लगेगा कि वेग में वृद्धि होगी या कमी होगी। यदि कमी होगी तो पक्की बात है, यदि कमी हो रही है तो वह झुकेगी, और यदि वृद्धि हो रही है तो वह दूर जाएगी। तो यदि वेग में वृद्धि हो रही है तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है, और यदि वेग में कमी हो रही है तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। इसके बाद हम अपवर्तन पर आधारित घटनाएं पढ़ेंगे अगली क्लास में। हमसे लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।